हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 19 की। धीरे धीरे लेक्चर्स बढ़ रहे हैं। आप लोग पर डे एक लेक्चर को देखिए और देख करके उसको ऐसे समझिए कि आपको उसी दिन वो लेक्चर तैयार हो जाए, और उसके साथ आप अपनी नोट्स में भी उसको ऐड करिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उन नोट्स को उठाएं और एक बार में पढ़ दें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम ये जो लेक्चर नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 20 है, इसमें यूनिट सेकंड को खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर 21 से हम यूनिट नंबर थर्ड जो फ्रिक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पूरा कोर्स लास्ट तक आते आते खत्म हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर नंबर 19 है और 20 रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में जितनी भी थ्योरी है, जैसे बीम की बात करें या फिर अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 किया था लामीज थ्योरम की बात करें, या जो सबसे इसका पहला लेक्चर था यूनिट सेकंड का जिसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, इक्विलिब्रियम में, उतना ही थ्योरी है। बाकी सब न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल के बहुत अलग अलग टाइप हैं, जिसमें आज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे उसमें हम लामीज थ्योरम के न्यूमेरिकल को कराने जा रहे हैं, जो बीटीयूपी में भी आए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है या आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो डोरियों द्वारा 40 न्यूटन के एक भार को सहारा दिया जाता है। यदि डोरियां क्षैतिज के साथ 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती हैं तो डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। जिन भी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आज उनके लिए पुराना हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है तनाव, कहाँ निकालते हैं। आपने चाहे फ्री बॉडी डायग्राम अभी आपने टॉपिक पढ़ा हो, चाहे आज आप लामीज थ्योरम पढ़ रहे हैं या उसके न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, या फिर आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर जब हमने रिजॉल्विंग पढ़ाया था, सब में एक चीज कॉमन है और वो है एंगल। अगर आपको एंगल निकालना आता है तो आप इन सारे तरीकों के क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब अगर हम लामीज थ्योरम के थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो लामीज थ्योरम कितने फोर्सेस के लिए अप्लाई होती है? 3 फोर्सेस के लिए। तो अगर हम 3 फोर्सेस को बनाते हैं, एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q और एक फोर्स है R। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। यहां पर हमने माना एंगल अल्फा, यहां पर एंगल माना हमने बीटा, और यहां पर एंगल हमने माना गामा। तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिलेशन निकल के आता है वो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा। अगर इसमें से कोई भी दो फोर्सेस, मान लीजिए P और Q की वैल्यू निकालनी है और R दिया गया है, तो जब हमें सारे एंगल पता होंगे तो हम लिख देंगे, अगर R हमें पता है तो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा, और फिर Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा। पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझें, सब समझ में आएगा। तो इनका उपयोग करके हम P और Q की अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये अगर नहीं पता होंगे न्यूमेरिकल में कि कैसे आएंगे, कुछ ना कुछ तो देखिए क्लू दिया रहेगा, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आएंगे तो हम बहुत छोटा न्यूमेरिकल भी होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, कोई भी फोर्स, कोई भी फिगर आएगा तो आपको सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस उसमें खींच लेनी है। तो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ अपने माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस वाई और यहाँ पर माइनस वाई। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां पर कौन सा एंगल दिया है उसको डिवाइड करके लिख लेना है। ये सब 90 डिग्री पे होंगे, और अगर आपको एक एंगल भी पता है, मान लीजिए इतना 45 पता है, तो आप अगला 45 निकाल लेंगे। अगर कोई एंगल इतना 60 पता है तो आप इतना 30 निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद हमेशा इस बात का याद रखना है कि P फोर्स अगर ले रहे हैं तो एंगल जो आएगा Q और R के बीच का ही आएगा। तो अगर आपको अलग अलग एंगल पता भी चल गए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने Q फोर्स लिया है तो एंगल P और R के बीच का ही आएगा, यानी ये एंगल आएगा। तो अगर ये 90 है और ये आपने 60 निकाला है तो ये कितना होगा, 90 प्लस 60। यहां ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी यहां पर भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन जब यहां पर अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू आई तो या तो 60 रख दिया या तो सिर्फ 90 रख दिया। नहीं, जिस फोर्स को लेंगे उसके अलावा, जिस फोर्स को लेंगे उसके अलावा जो दो फोर्स बचेंगे उनके बीच का पूरा एंगल लिया जाएगा, पूरा एंगल लिया जाएगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए। तो इस लामीज थ्योरम का ऑलरेडी पिछला वीडियो जो था लेक्चर नंबर 18, वो आपको समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उसमें प्रूफ भी बताया गया है।
वहां पर जाके आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि आपको एंगल पता होना चाहिए कि हम एंगल कैसे निकालें और फिर उस एंगल की वैल्यू कैसे रखें। तो अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो लामीज थ्योरम के कराए जाएंगे, चाहे वो किसी डोरी या रस्सी के हों या फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम के हों। तो सबसे पहले हम एक सिंपल न्यूमेरिकल जो बीटी यूपी में 2010 में आया था उसको देखते हैं कि उसमें क्या करना है। देखिए एक और चीज है कि फिगर नहीं दिया गया है। जब फिगर नहीं दिया होता है तो हम थोड़ा सा उसमें लगता है कि कहीं फिगर ना गलत बन जाए, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं कुछ गलत नहीं हुआ। दो डोरियों द्वारा 40 न्यूटन के एक भार को सहारा दिया जाता है। मीन्स दो डोरियां हैं, ये दो डोरियां हैं और इनसे एक 40 न्यूटन का वेट है जिसको सहारा यानी कि सपोर्ट किया जा रहा है। यदि डोरियां क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज हो गया है डोरियों का, क्षैतिज के साथ एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का कोण बनाते हैं तो डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। तो पहले एक फिगर बनाते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है और फिर इसके बाद हम देखेंगे कहाँ क्या दिया हुआ है। तो देखिए दो डोरियां हैं, तो वो दो डोरियां जो हैं एक क्षैतिज पे हैं और एक डोरी 30 डिग्री का कोण बना रही है क्षैतिज के साथ और एक डोरी जो है वो एक डोरी 30 डिग्री का कोण और एक डोरी 45 डिग्री का कोण क्षैतिज के साथ बना रही है। एक सेकंड, हमें ऐसे फिगर भी बनाना है कि वो लगे कि एक 45 डिग्री है और एक क्षैतिज से 30 डिग्री है। तो अगर हम इस लाइन को खींचे, ये क्षैतिज है तो पहली डोरी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री पे और दूसरी डोरी क्षैतिज के साथ 45 डिग्री पे, तथा ये कितने भार को सहारा दे रही है? 40 न्यूटन के भार को। यहां से एक 40 न्यूटन का भार लग रहा है जिसको सहारा दिया जा रहा है। अब अगर ये डोरियां हैं तो इन डोरियों में इस 40 न्यूटन के भार की वजह से तनाव होगा। मान लेते हैं कि इस डोरी में तनाव है T1 टेंशन और इस डोरी में तनाव है T2। तो यही आपको निकालना है, डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। A load of 40 Newton is supported by two strings. If the strings make an angle 30 degree and 45 degree, then find the tension in the string 45 degree with the horizontal. अगर हम इसको मान लें A और इसको मान लें B और इसको मान लें C, तो अब हमको AC और BC इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी। बहुत क्लियर फिगर देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, लेकिन ये एंगल और ये पूरा फिगर आपको आना चाहिए। अब इस फिगर को अगर हम अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम एक एक्सिस बनाएंगे और यही तरीका है सबसे अच्छे से करने का जिससे गलती ना हो। यहां पर हमने लिखा x, यहां पर लिखा -x, यहां पर लिखा +y और यहां पर लिखा -y। इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। अब अगर यही एक्सिस यहां पर बना दी जाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान से, और यहां से सी पॉइंट को हम यहां लिख लेते हैं, तो आप देखिए ये एंगल जेड की आकृति में बन रहे हैं, ये एंगल जेड की। तो अगर इधर 45 है तो यहां भी एंगल 45 डिग्री होगा। अगर यहां 30 है तो यहां भी एंगल 30 डिग्री होगा। बिल्कुल क्लियर। अब अभी अभी हमने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो ये देखिए दोनों चीजें 90 डिग्री पे हैं, दोनों लाइन 90 डिग्री पे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये सब समझिए ध्यान से, ये दोनों नीचे से 90 डिग्री पे हैं और यहां भी 90 डिग्री पे। यही एंगल निकालना और दोनों में टेंशन को समझना बिना फिगर के अगर आ गया समझ में तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं। आपने इस टेंशन T2 को यहां से 45 डिग्री पे बनाया, यहां से टेंशन T1 को 30 डिग्री पे बनाया और वेट नीचे की तरफ लग रहा है कितना? 40 न्यूटन। अभी अभी आपको बताया गया कि जहां पर भी तीन फोर्सेस लगते हैं वहां पर हम लामीज थ्योरम लगा करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिजॉल्विंग से भी हो सकता है, पर लामीज थ्योरम रिजॉल्विंग से आसानी से हम कर सकते हैं, बस हम एंगल का निकालना समझ जाएं। तो अब लामीज थ्योरम कहती है, पहले हम वो लिखते हैं उसका फॉर्मूला कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन
गामा। पहला फोर्स मानते हैं T1, हम T1 लिखे अपॉन साइन लिखे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जिस फोर्स को लेते हैं उसके अलावा जो दो फोर्स बच रहे हैं उनके बीच का एंगल, लेकिन ये एंगल देखिए, ध्यान से समझिए, पूरा एंगल लेना होगा। ये कितना है 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो एंगल आया 135 डिग्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा फोर्स है T2। जब T2 लिया हमने तो बाकी दो फोर्स कौन से बचे, T1 और 40 न्यूटन। तो T1 और 40 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है, ये है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 90 डिग्री, तो कितना आया दोनों को जोड़ा 30 प्लस 90 इक्वल्स टू 120 डिग्री। हमने T2 अपॉन साइन लिख दिया 120 डिग्री बराबर। तीसरा फोर्स है 40 न्यूटन, ने 40 लिखा अपॉन साइन किया। अब जब तीसरा फोर्स 40 लिया तो बाकी दो फोर्स ये बचे, तो इनके बीच का एंगल ये है, ये है। अगर ये 45 है तो ऊपर बताया कि ये भी 45 होगा 45 डिग्री, और ये 30 है तो ये 60 होगा। तो टोटल कितना आया 60 प्लस 45 इक्वल्स टू 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री। ये समझ में आ गया एंगल, और ये रखना एंगल को जोड़ करके समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। ये नोन वैल्यू है और ये अननोन फोर्स है। हम एक बार इसको लेंगे और फिर एक बार इसको इसके साथ लेंगे। तो लेते हैं T1 अपॉन साइन 135 इक्वल्स टू 40 अपॉन साइन 105। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो T1 बराबर आप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, T1 बराबर 40 गुणे साइन 135 अपॉन साइन 105। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 105 आया। T1 की वैल्यू 29.28, जिसमें ये दिया है न्यूटन, हम उसी में लिख देंगे T1 हमारा कंप्लीट। फिर इसके बाद दूसरा लेते हैं T2 अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू 40 अपॉन साइन 105। यहां पर भी हम T2 बराबर 40 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 120 अपॉन साइन 105। यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 105, ये आया 35.86 न्यूटन। क्लियर पूरा क्वेश्चन। T1 आ गया, T2 आ गया, और किस तरीके से निकाला, लामीज थ्योरम को लगाया। यहां पर आप पहले लिख सकते हैं इसके पहले कि अप्लाइंग लामीज थ्योरम। तीन फोर्स थे। देखिए क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का था, मींस फिगर नहीं बना हुआ था। दो डोरियों द्वारा 40 न्यूटन के एक भार को सहारा दिया जाता है, तो पूरा का पूरा आपको समझाया कि 40 न्यूटन ये है, टेंशन लगेगी दोनों में, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिए हुए हैं। तब ये एंगल कैसे बने, ये पहले ध्यान से समझ, जो पॉइंट है वो ध्यान से, पहले तो फिगर कैसे बना, फिर ये एंगल कैसे आए, और फिर उस एंगल में जो ये सब जोड़ करके एक एक फोर्स के नीचे के एंगल लाए। ये तीन चीजें इस पूरे न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके T1 और T2 की वैल्यू निकाली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो वो भी यूपी बीटी यूपी में आया हुआ है, लेकिन वो इससे थोड़ा अपग्रेड है, मींस उसका और अच्छे से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा लामीज थ्योरम का। लामीज थ्योरम एटलीस्ट ये क्लियर रखिए, तीन फोर्सेस पे लगेगी, फिर उनके नीचे का एंगल कितना और कौन सा होगा, किन दो फोर्सेस के बीच का होगा, तो ये सब क्लियर रखेंगे, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। मेन है एंगल निकालना सीखिए कि एंगल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको चाहें नोट कर लें। तो पहले न्यूमेरिकल के बाद अब हम लोग बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। दूसरे न्यूमेरिकल में भी लामीज थ्योरम का उपयोग होगा, लेकिन हमें ध्यान से समझना है कि हम उसमें लामीज थ्योरम का न्यूमेरिकल का उपयोग कैसे करें और साथ ही साथ एंगल कैसे निकालें। इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसी वैल्यूज दी है कि उसको समझ के आपको फिगर बनाना है। दूसरी चीज बिल्कुल भी घबराना नहीं है, समझना है, सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है, घर में प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में सॉल्व कर देना है। 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों से लटकी है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन था 40 न्यूटन था और दो डोरियों से बंधा हुआ था, उसी तरह
90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों से लटकी है। धागों की लंबाइयां 5 मीटर तथा 12 मीटर है। एक धागा होगा 5 मीटर लंबाई का और एक धागा होगा 12 मीटर लंबाई का। दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर, मान लीजिए कि एक क्षैतिज रेखा हमने बनाई, ये दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से बंधे हैं जिनके बीच की दूरी 13 मीटर है। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी 13 मीटर है। कितनी है? 13 मीटर। यही तो कह रहा है, जिनके बीच की दूरी 13 मीटर है। अब जो 90 न्यूटन की वस्तु है उसमें दो धागे से बंधी हुई है। एक धागे की लंबाई अगर हम 12 मानते हैं तो वो मान लीजिए कि ऐसे 12 और एक की 5 मीटर, इसकी लंबाई को हम मानते हैं 12 मीटर। और यहां से जो भार लटका हुआ है वो है 90 न्यूटन। इसकी लंबाई दी है इस वाली की 12 मीटर, एक की जो बड़ी है वो 12 मीटर है और जो ये छोटी है वो 5 मीटर है। अब अगर यहां पर हम ए पॉइंट मान लें, यहां पर सी मान लें और यहां पर बी मान लें, तो आप जनरली इसको देखेंगे कि अगर एक लेंथ 12 है, एक लेंथ 5 और एक लेंथ 13 है, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और समकोण त्रिभुज के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर ले लें बराबर आधार का स्क्वायर, मान लीजिए हम बी सी मान लें और प्लस ए सी का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना आया? 169 बराबर 25 प्लस 144 यानी 169 इक्वल्स टू 169। यानी ये प्रूव होता है कि जो डायमेंशंस दी हुई हैं ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं और जो पॉइंट सी होगा या हम कहते हैं एंगल ए सी बी होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या बचा? 90 माइनस थीटा। ये क्लियर? एक एक स्टेप चल रहे हैं। ये हमने यहां से प्रूफ किया इसकी डायमेंशंस से कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो सी वाला जो पॉइंट हुआ वहां पर एंगल हमने 90 डिग्री बनाया, ए सी बी आपका 90 डिग्री हो गया। और जो थीटा हमने यहां माना थीटा, अब इस थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या होगी? साइन थीटा इक्वल्स टू लगाते हैं। देखिए अगर अभी ये समकोण त्रिभुज बन गया है तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज को बाहर निकालें इसी तरीके से जैसे बना हुआ है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर और ये, अगर हम ये थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। इस तरीके से समझिए। इधर से देखिए जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है? 13, लंब कितना दिया हुआ है? 5 और आधार कितना दिया हुआ है? 12। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 5 बटे कर्ण कितना है? 13। तो थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो थीटा की वैल्यू आती है 22.61 यानी थीटा आ गया आपका 22.61। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, ये आया एंगल 67.38। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब तक एंगल नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर ध्यान दें तो 13, 5 और 12 देने का क्या मतलब है? सिर्फ यही मतलब है कि आप एंगल निकाल पाए, एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनी। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। अब आते प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। एंगल पता चल गए तो हमने यहां से सेंट्रल लाइन खींची, यहां से सेंट्रल लाइन खींची और यहां से सेंट्रल लाइन खींची। अब हम इन डिस्टेंस को थोड़ा हटाते हैं यहां से ताकि आपको क्लियर और हो जाए। ये कितनी दी थी? 12 मीटर और ये कितनी दी है? 5 मीटर। अब अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, देखिए
अगर यहाँ देखें तो जेड की आकृति बन रही है, ये 67.38 है, तो ये भी 67.38 हुआ। ये 22.61 है, तो जेड की यहाँ पर भी आकृति बन रही है, ये भी 22.61 हुआ। तो अब ये पूरा 90 है, तो अगर आप यहाँ पर निकालना चाहें कि कितना होगा, तो ये हो गया 67.38 और ये हो गया 22.61, क्योंकि 90 माइनस हमने किया था, तो लगभग यही आंसर है। अब इसका अगर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना करके आपको और क्लियर दिखाएं, तो देखिए यहाँ पर इस ये जो धागा है यहाँ पर मान लेते हैं T1 टेंशन है, और यहाँ जो धागा यहाँ पे मान लेते हैं T2 टेंशन है। यहाँ पर हमने इसको निकाला, T2 किया, यहाँ पे एंगल है 67.38, यहाँ पे एंगल है 22.61, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसकी टेंशन T1 है, यहाँ पे एंगल है 22.61 और यहाँ पर एंगल है 67.38। नीचे एक वेट है जिसकी वैल्यू है 90 न्यूटन। ये x, यहाँ माइनस x, यहाँ y, यहाँ माइनस y। अप्लाइंग लामीज थ्योरम, क्या करना है? अप्लाई लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में क्या आएगा? T1 अपॉन साइन, हमने T1 लिया तो कितना एंगल आएगा? देखिए फिर समझिए, इतना, क्योंकि जो फोर्स लेते हैं उसके अलावा जो तो फोर्स बचते हैं उनके बीच का एंगल, तो ये तो 67.38 और ये 90, तो हम कैलकुलेट कर लें, 90 प्लस 67.38 आया 157.38, ये एंगल हुआ 157.38। दूसरी टेंशन लेते हैं T2 अपॉन साइन, अब ये एंगल आएगा, तो ये है 90 और 22.61, ये आया आपका 112.61, 112.61। लास्ट है 90 न्यूटन, तो 90 लिखा अपॉन साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहां तक आना सबसे महत्वपूर्ण है, और समझ में आना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के साथ हमने ये फिगर बनाया, इन फिगर्स में हमने इन डायमेंशंस का यूज करके ये एंगल निकाले। एंगल निकालने के बाद हमने इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद उन टेंशंस या उन अननोन फोर्सेस के नीचे जो ये एंगल लिखे हुए हैं ये कैसे आए, ये आप को समझाया। अब हम सिंपल T1 अपॉन साइन 157.38 बराबर 90 अपॉन साइन 90 किया। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या त्रियक गुणा करते हैं, तो T1 बराबर 90 इंटू साइन 157.38 अपॉन साइन 90 किया, तो T1 की वैल्यू साइन 157.38 इंटू ये किया 290 अपॉन साइन 90, ये आई वैल्यू 34.61 न्यूटन। जिस यूनिट में ये दिया होगा उसी यूनिट में रखना और यूनिट लगाना कंपलसरी है। दूसरा लिया हमने T2 अपॉन साइन 112.61 इक्वल्स टू 90 अपॉन साइन 90, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो T2 इक्वल्स टू 90 इंटू साइन 112.61 अपॉन साइन 90। यहाँ से जब सॉल्व किया तो T2 इक्वल्स टू 83.08 न्यूटन, ये हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर था, क्यों हमें करवाना पड़ा? क्योंकि पहले क्वेश्चन में एंगल दिए थे, हमें सिर्फ उनको चेंज करके ऐसी पोजीशन पे लाना था कि हम लामीज थ्योरम का उपयोग करें। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी एंगल नहीं दिया था, डायमेंशंस दी थी, और अगर समकोण त्रिभुज कहीं पर बनता है तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगा करके हम उन एंगल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन फिगर जो अपने आप बनाना है तो ध्यान से बनाना, यूपी बीटीई में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हमने एंगल निकाले, एंगल के बाद उनका यहाँ पर वैल्यू रखी, जेड की आकृति में दिख रहा है। फिर इसके बाद हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद फिर हमने लामीज थ्योरम का यहाँ लिख देंगे, अप्लाइंग लामीज थ्योरम। एक बार हमने T1 की वैल्यू निकाली, फिर हमने T2 की वैल्यू निकाली, पहले चेक किया कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, फिर हमने साइन थीटा निकाला, और इस तरीके से लास्ट में T1 और T2 की वैल्यू तक पहुंच गए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आसपास किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो आप उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट यहां से समझिए, बिल्कुल आसान है।
अब हम लोग इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जो कि होगा तो लामीस थ्योरम का, लेकिन उसका ये जैसे रस्सी डोरियों से बंधा है ऐसा नहीं होगा, फ्री बॉडी डायग्राम का। और उसमें हमें एक स्फीयर मिलेगा जिसपे रिएक्शंस निकालनी होगी और टेंशन निकालनी होगी। फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट के लिए एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम के वीडियो में चले जाएं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, रिएक्शंस क्या होती है, तब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम का होगा लेकिन लामीस थ्योरम से ही लगेगा। एक और चीज, इन क्वेश्चंस को हम रिजॉल्विंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि लामीस थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ एंगल रखिए और अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकालिए, इसलिए हम लोग इस अगर तीन क्वेश्चन का न्यूमेरिकल, तीन फोर्सेस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लामीस थ्योरम को लगा करके उसको करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे नोट करिए। तो फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल जो लामीस थ्योरम से लगा हुआ था, थर्ड न्यूमेरिकल भी लामीस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा अलग है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को समझेंगे कि इसमें अलग क्या है। मेरा सभी विद्यार्थियों से यही कहना रहेगा बार बार कि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि पैटर्न बीटीयूपी में चेंज हुआ है। किस तरह का पैटर्न बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का या न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, हमें सबके लिए तैयार रहना है। और अदर बोर्ड्स में भी जो पैटर्न आ रहे हैं उनमें भी ये न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। अगर इसी न्यूमेरिकल को देखा जाए तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2006 में आया हुआ है यूपीबीटी में। तो हम ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। इस तरह के न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल हैं। और इनको एक पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल होगा तो हम उसमें तीन फोर्स कंसीडर करेंगे। एक कंसीडर करेंगे सेल्फ वेट, यानी स्वयं का भार। अगर ये स्फीयर है तो इसका जो भार होगा वो सेंटर से नीचे की तरफ हमेशा लगेगा, पहला चीज। दूसरा, रिएक्शंस कहां से, कांटेक्ट पॉइंट से। कांटेक्ट, मान लीजिए यहां से स्फीयर कांटेक्ट में है किसी दीवार के, तो इस सरफेस से सेंटर से होते हुए एक रिएक्शन जाएगी जो सेंटर के परपेंडिकुलर होगी, वो आर को उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक कांटेक्ट पॉइंट है तो आर लिख देंगे, मान लीजिए एक और कांटेक्ट पॉइंट है तो वो ऐसे जाएगी, देखिए सरफेस के 90 डिग्री, तो हम इसको R1 लिख देंगे, इसको R2 लिख देंगे। इसके अलावा तीसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए कि कोई स्फीयर किसी रस्सी से ऊपर लटक रहा है तो वहां पर टेंशन फोर्स लगेगा, या कोई खींच रहा है तो वहां पर भी टेंशन फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम, इस स्फीयर को अलग करके जब एक डायग्राम बनाते हैं तो उसी डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। उसमें स्फीयर को सभी कॉन्टेक्ट सरफेस से हटा दिया जाता है। तीन चीज याद रखना है, स्फीयर का स्वयं का भार जो हमेशा नीचे की तरफ होगा, रिएक्शन कांटेक्ट पॉइंट पे जो सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर होगी, और तीसरा एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसको भी लिया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर उसमें तीन फोर्स है तो हम लामीस थ्योरम लगा देंगे, और तीन से ज्यादा फोर्स है तो हम उसको रिजॉल्विंग से करेंगे। अब जो सामने क्वेश्चन है आपके कि 50 न्यूटन का गोला दो समतलों के मध्य पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। स्फीयर ऑफ वेट 50 न्यूटन लाइज बिटवीन टू प्लेन्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शंस एट द कांटेक्ट पॉइंट। अगर ध्यान से देखें तो इस स्फीयर के दो कांटेक्ट पॉइंट है, एक ये है बिल्कुल क्लियर, और एक ये है, और आपको कहीं भी इस स्फीयर में कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है। अगर हम स्फीयर का सेंटर यहां पर माने तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, तीन फोर्सेस कंसीडर करते हैं। नंबर पहला, उस स्फीयर का खुद का वेट जो हमेशा नीचे की तरफ बिल्कुल सीधे रहेगा, कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन। फिर जहां पर भी कांटेक्ट है वहां से रिएक्शन उस कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर। पहला कांटेक्ट अगर हम इसको मान ले तो जो रिएक्शन जाएगी वो सेंटर से होते हुए बिल्कुल सीधे जाएगी। यहां पर हमने माना R1 क्योंकि इसमें दो कांटेक्ट पॉइंट है। और तीसरी रिएक्शन इस सरफेस से होते हुए ऐसे सीधे जाएगी, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये आप यहां से परपेंडिकुलर, ये दो पॉइंट माना तो इसका रिएक्शन का नाम हो गया R2। अब अगर ये सेंटर है तो आप देख रहे हैं इस सेंटर से तीन फोर्स, एक R1, एक R2 और एक 50 न्यूटन। ये क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है वो लामी, जिस तरह लामीस थ्योरम में हम करेंगे अगर, तो हमें एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता करने के लिए एक एंगल दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हम एंगल निकालेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइन खींच करके समझेंगे। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ, अगर ये 50 है तो ये 40 डिग्री। क्लियर। वेट वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे बाकी आगे का एंगल निकालने के लिए। अब देखिए, ये पहले समझिए, ये 90 था, ये 50 था, दिया था ये क्वेश्चन में, ये 40 हो गया बिल्कुल।
अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, देखिए ये कितना था 40, क्लियर लिख दें। ये देखिए समकोण त्रिभुज जो बन रहा है ये यहां से 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 50 डिग्री हुआ, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज 40 90 50। अब अगर यहां देखें, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहां से यहां और यहां, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, फिर ये 90 तो ये कितना आया 40 डिग्री, ये 40 तो अगर यहां से एक लाइन खींचे ये 40 डिग्री हो गया। यही चाहिए था, क्योंकि एक रिएक्शन ही दिख रही है इंक्लाइंड, बाकी ये स्ट्रेट है, ये वेट स्ट्रेट है, तो इसका एंगल चाहिए। या अगर हम सीधा सीधा समझें इस बात को, तो हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन जिस एंगल पर होगा रिएक्शन भी उतने ही एंगल के साथ वर्टिकली आएगी, इसको ध्यान रखें। और नहीं तो सिंपल कॉन्सेप्ट को एक बार पीछे जाके फिर से समझिए कि क्या क्या बताया गया है, इसीलिए बहुत आराम से क्वेश्चन को, ताकि कोई भी चाहे वो पहली बार विद्यार्थी समझ में आया हो या जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, वो यहाँ पर आकर के पूरा समझे कि यहाँ 40 डिग्री और यहाँ पे फिर 40 डिग्री कैसे आया। अब अगर इस स्फीयर को हम बाहर निकाल लें और अपने कॉन्सेप्ट से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर देखिए रिएक्शन लगी हुई है R1, यहां पर एक दूसरी रिएक्शन लगी हुई है R2, जिसका एंगल कितना है 40 डिग्री, और वेट कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना है 50 न्यूटन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लामीस थ्योरम से। लिखेंगे अप्लाइंग लामीस थ्योरम। लामी के प्रमेय को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या होता है, एक एक फोर्स को लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया R1, R1 जब लिया तो हमने क्या लिया साइन, पहला फोर्स लेने पे बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल ये हुआ। अगर ये 40 है और ये पूरा 90 होता है तो ये 50 डिग्री हुआ, इतना ये 90 होता है तो ये कितना हुआ 90 प्लस 50 140 डिग्री, 140 डिग्री इक्वल्स टू R2 अपॉन साइन, जब R2 लिया तो बचा फोर्स R1 और 50, यानी कि ये एंगल, ये आपको सामने दिख रहा है कि 90 डिग्री है पूरा इतना, तो 90, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना है कि एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, R1 और 50 के बीच में लेना है जो 90 है, इक्वल्स टू तीसरा फोर्स है 50 अपॉन, जब 50 लेंगे तो हम ये एंगल लेंगे, ये है 90 और ये 40, तो कितना हुआ 130 डिग्री, तो साइन 130 डिग्री। एक एक को लेकर के सॉल्व करेंगे। R1 अपॉन साइन 140 इक्वल्स टू 50 अपॉन साइन 130, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दो क्वेश्चंस में करा दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 50 इंटू साइन 140 अपॉन साइन 130 आया 41.95 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है। फिर दूसरा लिया हमने R2 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू 50 अपॉन साइन 130, तो यहाँ से R2 इक्वल्स टू 50 इंटू साइन 90 अपॉन साइन 130 लिया तो आया 65.27 न्यूटन। ये हो गई R2 की वैल्यू और ये हो गई R1 की वैल्यू। यहां से आप देख रहे हैं तो स्टेप बहुत आसान है कि सीधे लामीस थ्योरम लगाया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सभी स्टूडेंट ये समझे कि जो एंगल जिस तरह से आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हर तीनों क्वेश्चन में, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, एंगल निकालने कॉन्सेप्ट अलग लेकिन सिंपल है। बस आपको ध्यान देना कि एंगल कैसे आ रहा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के स्फीयर का न्यूमेरिकल था, और इसके पहले जो डोरियों के न्यूमेरिकल थे वो सिंपल लामीस थ्योरम के न्यूमेरिकल है। यहाँ पर भी हमने लामीस थ्योरम लगाया है, रिजॉल्विंग से भी सॉल्व हो सकता है, आंसर सेम आएगा। तो हम ध्यान से देखते रहें कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में जो इसी स्फीयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बाद इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके इतने काम का है कि आपके एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को आप इजिली सॉल्व कर लेंगे अगर आप ध्यान पूर्वक सारी चीजों को नोट करते हैं और समझते हैं।
अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो इसमें भी लामीस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अगर हम पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट बी। अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट से इन बी और डी पॉइंट पे जो ये स्ट्रिंग या फिर केबल जुड़ी हुई है, बी पॉइंट को देखें तो एक केबल यानी कि रस्सी कह दें या स्ट्रिंग कह दें जुड़ी हुई है, जिसमें एक टेंशन इधर की तरफ होगी और एक टेंशन इधर की तरफ होगी। क्लियर? मान लेते हैं कि इस टेंशन का नाम T1 है और इस टेंशन का नाम T2 है। अब अगर बी की बात करते हैं तो बी में देखिए बी और डी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, किससे? इस वाली केबल से यानी इस वाली रस्सी से। तो जो टेंशन यहां की तरफ होगी वही बी में यहां की तरफ होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो T2 और T2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यहां पर लगेगी। अब यहां पर हम एक नई टेंशन मानते हैं T3 और यहां पर एक नई टेंशन मानते हैं T4। तो क्वेश्चन में कहा गया है चित्रानुसार दिए बल निकाय के विभिन्न केबल पर बल की गणना कीजिए। हमने सबसे पहले दिए हुए डायग्राम में कितने फोर्स लगेंगे जिनको हमें निकालना है वो कैलकुलेट कर लिए। तो T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। जो T2 की वैल्यू इधर से होगी वही T2 की वैल्यू इधर से होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है एंगल की। अगर हम इस फिगर को उसी तरीके से एक्स और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करें, ध्यान से देखें, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए अब ये 60 डिग्री अगर है तो ये जेट की आकृति बन रही है, तो ये कितना हुआ? सिंपली हम 60 डिग्री लिख देंगे, पिछले 3 क्वेश्चन से हम इसी तरह पढ़ के आ रहे हैं। ये कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया। ये कितना होगा? यहां पर दिया है 45 डिग्री, ये देखिए जेट की आकृति, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। ये कितना हुआ? 45 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि सर हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं पहले सॉल्व कर रहे हैं? इसका भी जवाब ये है कि देखिए जो डी पॉइंट है उस पे 2 अननोन फोर्स हैं, T1 और T2, और हमें एक वेट की वैल्यू दी है जो हम लामीस थ्योरम से कर लेंगे क्योंकि टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम इधर कुछ नहीं सॉल्व किए हैं और बी की बात करते हैं, तो एक अननोन फोर्स ये, एक अननोन फोर्स ये और एक अननोन फोर्स T2। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये कितने फोर्स हुए? 1 2 3 और एक 4 फोर्स, टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं। लामीस थ्योरम 4 पे नहीं लगती है, तो अब इसको रिजॉल्विंग के मेथड से करेंगे। रिजॉल्विंग की 2 इक्वेशन, सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0। हमारे पास कितने अननोन? 3 अननोन, हम उससे नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले पॉइंट डी पर लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे T2 की वैल्यू आ जाएगी और इस T2 की वैल्यू का उपयोग हम यहां पर कर देंगे, तो ये 2 अननोन बचेंगे क्योंकि T2 दोनों तरफ से बराबर है। अब अगर हम लिखते हैं कि अप्लाइंग लामीस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे? इस वाले केवल अभी हमें इतना सेगमेंट देखना है, ध्यान रखिए इतना। यहां पर लामीस थ्योरम अगर लगाई जाए तो एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। यहां पर है T1, यहां पर है T2, यहां पर है वेट 400 न्यूटन, यहां पर एंगल दिया हुआ है 30, यहां पर है 60, यहां पर है 45, यहां पर भी 45, ये 90, ये 90। अब जब लामीस थ्योरम लगाते हैं एट पॉइंट डी, बिंदु डी पर लामीस थ्योरम का उपयोग करने पर हम लिखते हैं T1, बिल्कुल अपने उसी कॉन्सेप्ट पे, T1 अपॉन साइन कितना होगा एंगल? ये एंगल होगा, ये 90, ये 45, 135 डिग्री। फिर हमने लिया T2, ये एंगल, ये 30 है, ये 90 है, कितना हुआ? साइन 120 इक्वल्स टू 400 अपॉन 45 और 60 साइन 105। यहां से T1 अपॉन साइन 135 इक्वल्स टू 400 अपॉन साइन 105। तो T1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है। T1 इक्वल्स टू 400 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 105, 292.82 न्यूटन। ये हो गया पहला वाला। फिर लगाते हैं T2 अपॉन साइन 135 इक्वल्स टू 400 अपॉन साइन 105। यहाँ से T2 सॉल्व करते हैं, 400 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 105,
टू, सॉरी यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पर हमारा एंगल साइन 120 था T2 के नीचे, तो यहाँ पर आएगा 400 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 105, तो आया 358.6 न्यूटन। ये हो गई T1 की वैल्यू और ये हो गई T2 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने पॉइंट डी पर लामीज थ्योरम का उपयोग करके T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमको ये वाला सेक्शन देखना है क्वेश्चन में। अगर इस सेक्शन का फिगर यहाँ पर बनाया जाए तो आप देखिए यहाँ पर T3 काम कर रहा है, T3 कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, यहाँ पर 300 न्यूटन है, यहाँ पर T2 है जो यहाँ से 45 डिग्री पे है, और एक रिएक्शन है T4। T2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लामीज नहीं लग सकती है, रिजॉल्विंग लगाएंगे। रिजॉल्विंग एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, बी। जब बी पॉइंट पे रिजॉल्विंग लगाते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा T3 साइन 30। रिजॉल्विंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके लिए रिजॉल्विंग के वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये जो अभी लिख दिया है T3 साइन 30 ये कहाँ से आया, रिजॉल्विंग के वीडियो में सब सिखाया गया है। कॉस 30 आया। T2 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा T2 साइन 45 और यहाँ पर T2 कॉस 45। इन दोनों फोर्स को रिजॉल्व किया, 300 यहाँ लग रहा है, T4 यहाँ लग रहा है। जब हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का सम इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे T3 साइन 30 प्लस T2 साइन 45, ये दोनों फोर्स इक्वल्स टू T4। अगर हम T4 को यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ से अभी कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी। फिर हम लगाते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, वर्टिकल फोर्स प्लस यहाँ से माइनस, क्या होगा T3 कॉस 30 माइनस T2 कॉस 45 और माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो T3 कॉस 30 बराबर T2 की वैल्यू कितनी आई है, T2 कॉस 45 प्लस 300 आएगा, तो यहाँ से T3 इक्वल्स टू, T2 की वैल्यू है 358.6 कॉस 45 देखते जाइए प्लस 300 अपॉन कॉस 30, तो यहाँ से T3 देखिए T3 cos 30 माइनस T2 cos 45 माइनस 300, ये तो आया है इससे वर्टिकल कंपोनेंट से। T3 cos 30 को ऐसे ही रखा, इक्वल की तरफ लेके गए, T2 cos 45 और प्लस 300 हुआ, तो T3 इक्वल्स टू T2 cos 45 की T2 की वैल्यू 358.6 रखी और cos 45 प्लस 300 अपॉन नीचे लेके आए cos 30। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर इंटू cos 45 प्लस 300 अपॉन cos 30, तो ये आई वैल्यू 639.23 न्यूटन। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इसको अगर हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, हमें क्या निकालना है, T4। तो T4 बराबर क्या है, T4 बराबर है T3 साइन 30 प्लस T2 साइन 45। T4 इक्वल्स टू T3 कितना है 639.23 साइन 30 प्लस T2 कितना आया था 358.6 साइन 45। तो T4 इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 639.23 इंटू साइन 30 प्लस 358.6 इंटू साइन 45, आया T4 की वैल्यू 573.18 न्यूटन। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जितने भी सेगमेंट में हमको, या जितने भी केबल के सेगमेंट में थे T1 T2 T3 T4, जो भी टेंशन निकालनी थी वो आपके सामने है। ये है T1 की वैल्यू, ये है T2 की वैल्यू, ये है T3 की वैल्यू और ये है T4 की वैल्यू। तो इन चारों क्वेश्चन के बाद हमें उम्मीद है
कि आपको लामीज थ्योरम का बिल्कुल न्यूमेरिकल करना एकदम समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस देखिए कि उनमें लामीज थ्योरम का उपयोग कैसे करते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन में एंगल अलग अलग तरीके से दिए हुए थे और हमने उनको फाइंड आउट किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन लगाइए। अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 20, वो यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कुछ एक आध क्वेश्चन अगर बीम का रह गया है, बीटीयूपी में आया हुआ या कोई बोर्ड में आया हुआ एक आध क्वेश्चन रिजॉल्विंग का हो गया, या फिर लामीज थ्योरम या स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, तो उनको हम जरूर लगवाते हैं। और 20वें लेक्चर में उसके बाद फिर हम यूनिट सेकंड खत्म करवाएंगे और फिर इसका लेक्चर नंबर 21 से फ्रिक्शन यानी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। अगर आप पहली बार देखने आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी 80+ % मार्क्स ला सकें। बाकी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखें, अपने फीडबैक को बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।